नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। क्यूबाइट नेटवर्क ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था, आपको याद हो, अगर आपकी स्मृति हो या आपने हमारे वीडियो देखे हो, तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि स्मृति ईरानी की एंट्री सरकार में नहीं होगी, और वो बात सच साबित हो गई। काफी चर्चा हुई, काफी लोगों के फोन कॉल आए मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थित नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। थोड़ी बहुत आलोचना भी मुझे झेलनी पड़ी। लोगों ने कहा कि आप नाराज हैं स्मृति ईरानी से। मैंने कहा हमारी क्या नाराजगी हो सकती है स्मृति ईरानी से, अब मैं क्यों नाराज होऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के इस तरह के फोन कॉल्स हमारे पास आए। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले करीब 12-14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर नहीं गया हूं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दफ्तर तो नहीं गया हूं, लेकिन दफ्तर की खबर रखता हूं, अंदर की खबर भी रखता हूं। तो हमने ये कहा था आपसे कि स्मृति ईरानी की मोदी की कैबिनेट में एंट्री नहीं होगी, मोदी की कैबिनेट में स्मृति ईरानी शामिल नहीं होगी, और पूरी मजबूती से कहा था। आज वो बात सच साबित हो गई। अब कल कुछ मामला पलट जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन आज तो यह बात साबित हो गई। फाइनली स्मृति ईरानी की एंट्री सरकार में तो नहीं हुई, लेकिन वो सिस्टम से भी बाहर थी। उन्हें कहीं ना कहीं कंपनसेट किया गया, और होना चाहिए। एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मजबूत कार्यकर्ता हैं, और संघर्ष से वो यहां तक पहुंची है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मेहनत किया है इन्होंने। पहले रुपहले पर्दे पर किया, मतलब रुपहले पर्दे से मतलब छोटी स्क्रीन पे किया, संघर्ष किया, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। अच्छी एक्टर हैं। देश का कोई ऐसा घर नहीं है जो स्मृति ईरानी को तुलसी के रूप में नहीं जानते हो। तो हर घर में मशहूर है स्मृति ईरानी। तो एक्टिंग के लिहाज से मुंबई में जो संघर्ष था स्मृति ईरानी का, उसका फल उन्हें एक्टिंग में मिला, और एक चर्चित अदाकारा के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। लेकिन उसके बाद ये जो अदावत से शुरू हुई, अदावत से आप हैरान हो जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी इन्होंने बगावत की थी, लेकिन ये पार्टी बड़ा अद्भुत है। जो बगावत करता है या करती है, उसको सम्मान देती है पार्टी। अच्छी बात है ये। और इसलिए अगर मैं या आप कोई आलोचना करें इस पार्टी की, तो आलोचक को भी अपने साथ रखती है, लेकिन आलोचक को कुछ देती नहीं है। बगावती लोग होते हैं, उनका पार्टी में अगर लगता है कि हाँ पार्टी में इनकी उपयोगिता हो सकती है, तो उसके हिसाब से उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पार्टी उनका प्रयोग करती है। मैं इस्तेमाल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु नहीं है कि इस्तेमाल आप कर रहे हैं। लेकिन पार्टी उससे काम लेती है और पार्टी उनको काम देती है। तो यही स्मृति ईरानी थी जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में बगावती रुख अपनाते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रही थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी में आई, और फिर एक इतिहास है, आप सबको मालूम है। खैर, अब उस विषय पे नहीं जाते हैं। विषय यह है कि मैंने क्यों कहा था कि स्मृति ईरानी की मोदी कैबिनेट में एंट्री असंभव है, दरवाजे बंद है। और क्यों आज मैं ये कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को कंपनसेट किया गया। बहुत दिनों तक 2024 से अब तक वो सिस्टम से बाहर रही, इतना बाहर रही कि उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया।
वो दोबारा तुलसी बन करके चली गई, दोबारा एक्टिंग शुरू कर दिया। लेकिन जब वो दोबारा एक्टिंग शुरू कर रही थी या करने लगी, तो जाहिर है लोगों के मन में ये विचार आया होगा, उनके भी मन में ये विचार आया होगा कि मैं क्या थी, कहां तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर थी, और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, बहुत ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर थी, और इस वजह से उनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार भी आ गया था। अपनी आलोचना वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी और आलोचक को मुंह बंद भी करा देती थी। और जब ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के मन में आ जाए तो समझिए कि उनका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, और वही हुआ। स्मृति ईरानी बहुत कद्दावर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ी, लेकिन लोग कहते हैं, पावर गैलरी में लोग चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे उनका कद बढ़ा वैसे वैसे उनके अहंकार में वृद्धि होती चली गई, और फिर वो अपने आसपास या ऐसे लोगों को वो कुछ समझने नहीं लगी जिनको उनको समझना चाहिए। या आप राजनीति में हैं, कभी आप सांसद रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी, कभी मंत्री रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी, तो आपको एक संभाव से चलना पड़ता है। उगते हुए सूरज की तरह लाल और फिर डूबते हुए सूरज की तरह लाल, संभाव। जब आप उग रहे होते हैं तब भी वही, और जब आप डूब रहे होते हैं तब भी वही। अगर इस भाव से व्यक्ति राजनीति में चलते रहे तो लंबी रेस का घोड़ा वो हो जाता है या हो जाती है। लेकिन यहां स्मृति ईरानी से फर्स्ट फेज में चूक हुई, दूसरे फेज में भी उनको मौका मिला, लेकिन तीसरा मौका उन्हें नहीं मिला। और फिर पावर गैलरी में अनेक चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा है जिसके सहारे हमने कहा था कि स्मृति ईरानी अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नहीं होगी, और वह हुआ। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है मित्रों। हालांकि आज अगर वो सिस्टम में दोबारा आई हैं तो यही एक कारण है जिसकी वजह से वो लौटी भी हैं, जिस कारण से वो सत्ता प्रतिष्ठान में मतलब सरकार में शामिल नहीं हुई, वही एक दूसरा कारण है जिस वजह से वो पार्टी के सिस्टम में लौटी जरूर है। लेकिन कोई स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये सच्चाई के बिल्कुल करीब है। और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, एक और कैरेक्टर है, एक और पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर कहना ठीक नहीं होगा, एक और पर्सनैलिटी है श्रीमान राम माधव जी। उनका भी लगभग समझिए कि पत्ता कट गया था, वो भी सिस्टम से दूर जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी भी एंट्री हुई। और ये वही शक्ति है जिन्होंने इन दोनों की एंट्री कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्मृति ईरानी ने बहुत जबरदस्त काम किया, ऐसा संगठन के लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता मेहनत जरूर करते हैं, अपने हिसाब से उनका गिलहरी प्रयास जरूर होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो एक एक कार्यकर्ता का सहयोग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बेनामी आरएसएस के वो कार्यकर्ता जिनका नाम चलन में नहीं है, चर्चा में नहीं है, ये उनकी वजह से पश्चिम बंगाल का विजय संभव हो पाया है। और इसे पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी और तमाम टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। सैकड़ों की संख्या में आरएसएस के वो कार्यकर्ता जो पिछले लगभग 5-10 वर्ष से, जब से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हवा बदलनी शुरू हुई पश्चिम बंगाल में, तब से वो एक्टिव थे। गांव गांव पगडंडियों की खाक छान करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान सजाया, विकेट तैयार किया, और फिर उस विकेट पे अमित शाह जी की रणनीति काम आई, इसमें कोई शक नहीं।